गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 3, हिमालय की बेटियाँ। हिमालय की बेटियों से तात्पर्य हमारा यह है कि हिमालय हम एक पर्वत के राजा के रूप में मानते हैं, यानी हिमालय को पिता का और हिमालय से निकलने वाली नदियों को उनकी बेटियों के रूप में बताया गया है। ठीक है, इस तरह से ये हमारे लेसन का नाम है हिमालय की बेटियाँ। हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। इस लेसन के जो लेखक हैं वो है काका कालेलकर। तो लेखक बोल रहे हैं अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने मन में खोई हुई लगती थी, संभ्रांत यानी सभ्य महिला, संभ्रांत यानी सभ्य, सभ्य महिला की भांति व प्रतीत, प्रतीत यानी दिखाई देना, प्रतीत होना यानी दिखाई देना होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर, रेस्पेक्ट और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। परंतु जो बेटियां हैं, हिमालय की जो नदियां हैं, हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, उनको कभी मामा, मौसी, माँ, दादी इस तरह से उन्हें बताया गया है। गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, यानी उसकी चोटी पर चढ़ा, तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था, मैं आश्चर्यचकित था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर, समतल यानी फ्लैट एरियाज, समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है, बड़ी कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी ये भाव भंगिमा, भाव भंगिमा यानी मुद्राएं, मुद्राएं, मुद्रा, एक्सप्रेशंस, इनका ये उल्लास, खुशी कहाँ गायब हो जाता है, मैदान में जाकर। इन लाइनों के माध्यम से लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि जब हिमालय से निकलकर पतली पतली धाराओं के रूप में, दुबली पतली यानी छोटी छोटी धाराओं के रूप में गंगा, सतलुज, रावी, झेलम ये सब निकलती हैं, तो जब ये एक फ्लैट एरिया में आती हैं तो एक विशाल रूप में बाहर आती हैं। तो लेखक उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि पतली पतली धारा के रूप में निकलने वाली नदियाँ इतना विशाल रूप कैसे ले लेती हैं। ठीक है, किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल यानी आश्चर्य, कौतूहल यानी आश्चर्य और विस्मय, विस्मय यानी हैरान करने वाली भाव, हैरान कर देने वाले भाव, विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला, बाल लीला यानी बचपन, बचपन की लीलाएं या बचपन के काम। बाल लीला क्यों बोला है कि हिमालय पिता है तो उससे निकलने वाली नदियाँ बेटियां हैं, तो वहाँ से उत्पन्न हो रही हैं, तो जब वो लहर के रूप में निकलती है तो उनको बचपन का रूप दिया गया है, फिर आगे जाके समुद्र में वो युवा अवस्था में आ जाती हैं। इस तरह से अपने भाव बताए हैं लेखक ने। तो वो बाल लीला का रूप धारण करती हैं। कहाँ है ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है, कौन सा एम है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है, परेशान कर रखा है। बेचैन यानी परेशान। ऐसी कहाँ भगी जा रही हैं नदियाँ? अपने महान पिता का विराट, विराट यानी विशाल, बड़ा, विशाल प्रेम पाकर भी, अपने महान पिता यानी हिमालय का, हिमालय से निकल रही हैं तो अपने पिता के विराट प्रेम पाकर भी अगर उनका हृदय अतृप्त, संतुष्ट न होना, तृप्त न होना, संतुष्ट, सेटिस्फाई न होना, संतुष्ट न होना, अतृप्त है, तो वे कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ यानी ऐसी पहाड़ियाँ जिन पे कोई पेड़ पौधे नहीं है, बर्फ़ ही बर्फ़ है। छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधित्यकाएँ, अधित्यकाएँ यानी समतल मैदान,
सरसब्ज उपपताका यानी चोटियाँ जहाँ पे सब तरह के फल फूल हैं, ऐसा है इनका लीला निकेतन, लीला का निवास करने वाला। खेलते खेलते जब ये बताया गया है इन लाइनों के माध्यम से कि चोटियों पर किस तरह का दृश्य होता है। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा केल, ये सब वृक्षों के नाम हैं जो हिमालय पर पाए जाते हैं। तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा, कितना परेशान होता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय इनके पास और रखा ही क्या है। उत्तर में बहुत शांत रूप में हिमालय स्थित है, ये बताया गया है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाव, झेलम, काबुल, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। जैसे ही सिंधु ब्रह्मपुत्र का नाम आता है हमें इन सारी नदियों का नाम ध्यान आ जाता है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महान नदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती जा रही है। छोटी छोटी नदियां हैं हिमालय के ऊपर, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, उनसे ही निकल कर के ये सारी नदियां बनती हैं और ऐसा लगता है जैसे हिमालय के एक एक बूंद से ये नदियाँ बनी हैं और महासागर की तरह बन गई हैं, महासागर के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है, किस्मत वाला है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है, मौका मिला है। ऐसी नदियों का भाग्य है, ऐसे नदियों के भाग्य से ही क्या है ये समुद्र में बह रही हैं। जिन्होंने मैदानों में ही नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। हिमालय को पिता का रूप दिया है और नदियों को बेटियों का, तो बच्चियां यानी नदियों के बारे में बोला गया है कि जिसने मैदानों में इनको बहते हुए देखा है वो इस बात को नहीं समझ पाएगा, वही समझ पाएगा जो हिमालय से निकलने वाली नदियों को देखेगा। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना, मन को अच्छा लगने वाला, मन को भाने वाला, अच्छा लगने वाला, मन को भाने वाला प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। हिमालय को पिता बोला है, उनको नदियाँ बोला है, नदियों को बेटियाँ बोला है, और जब वो समुद्र में जाके मिलती है, जिस तरह से एक हस्बैंड और वाइफ होते हैं वैसे ही नदियाँ और समुद्र को हस्बैंड वाइफ बताया गया है, और हिमालय को उनको पिता है तो हिमालय को समुद्र का दामाद यानी ससुर हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद बोला गया है। उसको कहने में कोई भी झिझक हमें नहीं होगी। कालिदास के विरही यक्ष ने, कालिदास ने एक लेख लिखा था, काव्य लिखा था विरही यक्ष में, अपने मेघदूत से कहा था, बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान, प्रेम के रूप में प्रेम देना, प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रियसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। तो नदी को प्रियसी भी कहा गया है। ये बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन सजीव रूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा यानी अलग अलग, जुदा होना यानी अलग अलग होना, शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। काका कालेलकर ने
नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना, अपनी प्रेमिका की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का। बहन का साथ कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक साथ मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थो लिंग तिब्बत की बात है। मन उछट रहा है, मन बेचैन होना, तबीयत ढीली थी, सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में, थोड़ी ही दूर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। जय हो सतलज बहन तुम्हारी लीला अचरज, बहन तुम्हारी हुआ मुदित मन हटा खुमारी। जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, बलिहारी यानी अर्पण हो जाऊँ, न्योछावर हो जाऊँ। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, नटी यानी व्यक्ति का रूप, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। ये सारी नदियों को बहनों का नाम दिया गया है। इस तरह से इस लेसन में हिमालय की पवित्रता, और एक बात और मैं बताना चाहूँगी, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है। लोकमाता इसलिए कहा है क्योंकि वो नदियाँ हैं, वो हमें एक माँ की तरह सींचती हैं। हमको हमारा लालन पोषण जिस तरह से माँ करती है, वैसे ही नदियाँ सभी व्यक्तियों का लालन पालन करती हैं। उसी की वजह से खेतों में जल से खेत सींचते हैं, हमें फल फूल खाने को मिलते हैं। इस धरती को लोकमाता इसलिए ही कहा गया है। लेकिन जो आज के मनुष्य हैं उन्होंने दूषित कर दिया है, नदियों को दूषित कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है। लेकिन नदियों को तो लोकमाता का दर्जा ही दिया गया है। ये लेखक ने दिया है, लेखक का नाम आप जानते हैं, काका कालेलकर। इस तरह से ये लेसन हिमालय की बेटियां यहीं पे ख़त्म होता है। हमने लेसन पढ़ा है हिमालय की बेटियां। अब उसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। तो इसका आंसर ये है कि नागार्जुन ने हिमालय को किन किन रूपों में माना है, प्रेयसी, बहन और बेटी। ठीक है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ पे बहुत ही पौराणिक है और महत्वपूर्ण है। नदियों को एक माँ का रूप दिया गया है कि जिस तरह से माँ अपने बच्चों का लालन पालन पोषण करती है, उसी तरह से नदियाँ हमारी धरती को सींचती है, उर्वरा शक्ति उसमें बढ़ाती है। इस तरह नदियों को माता या माँ का दर्जा बहुत प्राचीन टाइम से ही दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र हमारे पौराणिक काल से ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण नदियाँ मानी गई हैं, जो कि हिमालय से निकलने वाली महत्वपूर्ण नदियां हैं। यहाँ पे सभी नदियों का संगम स्थल इसको बोला जाता है, संगम माना जाता है। ये हमारी धरती को उपजाऊ और उर्वरा शक्ति बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है। पुराने समय से ही नदियों को लोकमाता बोला जाता है क्योंकि नदियाँ ही हमारे लिए पवित्र और पुण्य मानी गई हैं। इस तरह से वो काका कालेलकर जो यहाँ के इनके लेखक हैं, उन्होंने नदियों को लोकमाता कहा है। क्वेश्चन नंबर 4, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। उन्होंने हिमालय की सुंदर छटा, पेड़ों को, वहाँ पे उगने वाले पौधों को, घासों को, बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियों को, अनुपम छटा को और सफ़ेदा केर, इस तरह की क्या बोलते हैं उन्हें, पेड़ों को जो हिमालय पर पाए जाते हैं, इनकी प्रशंसा की है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ये 3 हमें नहीं करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। हिमालय को देवों का रूप माना जाता है और हिमालय पर भगवान शिव का वास माना जाता है। देवों के रूप को ही हिमालय को देवता कहा गया है, इसलिए देवात्मा उन्हें बताया गया है। ठीक है, यही क्वेश्चन करना है हमें। ये तीनों क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इस तरह से हमारे ये लेसन के क्वेश्चन आंसर हुए हिमालय की बेटियाँ।